सोचिए आप एक हॉस्पिटल में हैं और आपसे ये कहा गया है कि आपको 5 टेस्ट, 3 स्कैन और 1 सर्जरी करानी पड़ेगी। तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे हाँ मेरी जान बच जाए, आप जो बताइए मैं सब करवा लूँगा। लेकिन यहाँ पे अब एक सवाल आता है, क्या उस समय इतने सब चीज़ों की ज़रूरत है? क्या ये नेसेसरी है? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मेरा नाम है उत्कर्ष और मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इंडियन मार्केट में मेडिकल इशू, कि यहाँ पे आपके ट्रीटमेंट की तरीके से देखा जाता है या फिर सिर्फ आपसे पैसा लिया जाता है, पैसा लूटा जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मेडिकल की मार्केट है, जी हाँ मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मेरे बोलने में कोई भी यहाँ पे गलती हुई है। ये मेडिकल की मार्केट हो चुकी है जहाँ पे डॉक्टर को भगवान माना जाता है, डॉक्टर को भगवान समझा जाता है। लेकिन वहीं पे ये जो मेडिकल है, ये जो डॉक्टर हैं, वो यहाँ पे मरीजों को सिर्फ अपने बिजनेस का जरिया बना रहे हैं। उन्होंने मेडिकल को सिर्फ धंधा बना के रख दिया है, ना कि यहाँ पे वो उनके सही इलाज को लेके या फिर उनके जान के प्रति सजग होके या फिर संवेदनशील होके उनके लिए काम करते हैं या सेवा भावना से काम करते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो सिर्फ अपने बिजनेस के पर्पस से काम करते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या जो डिफॉल्ट्स हैं जो कि यहाँ पे आपको समझने चाहिए, और यहाँ पे मरीज समझ नहीं पाता है क्योंकि वो उस समय इतना ज़्यादा पैनिक किए हुए होता है। और यही सब जो सिस्टम की कमियाँ हैं वो यहाँ पे मैं आपके साथ यहाँ पे उजागर करूँगा, और साथ ही आप इससे कैसे बच सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो। इंडियन मेडिकल सिस्टम, आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तब आपको बहुत लंबी लाइन मिलती है। आपको कहा जाता है कि इस काउंटर से आप पर्चा बनवाइए, इस काउंटर से आप यहाँ पे रसीद ले लीजिए, इस काउंटर पे जमा करिए, तीसरे काउंटर पे जाइए। आपका जो मरीज है जिसको आप इमरजेंसी में लेके गए हैं वो वहाँ पे बैठा इंतजार करता रहता है। देखिए ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। जब आप किसी मरीज को इमरजेंसी में लेके जाते हैं तो वो इमरजेंसी में है तो उसको तुरंत अटेंडेंट चाहिए, उसको वहाँ पे तुरंत डॉक्टर अटेंड करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर उसको तुरंत अटेंड नहीं करता है। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं कि आप या तो इमरजेंसी पर्चा बनवा लें या फिर आप यहाँ पे नॉर्मल पर्चा बनवा लें। नॉर्मल पर्चा बनवाएंगे तो आपको कम से कम आपको वहाँ पे 2-4 घंटे का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है डॉक्टर साहब के लिए। क्योंकि डॉक्टर साहब हैं भाई, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ के, तो उनके लिए बहुत लंबी लाइन है। अब गरीब आदमी इमरजेंसी पर्चा तो बनवा नहीं पाएगा, और भले उसको इमरजेंसी पड़ी हुई है लेकिन बेचारा लगा है लाइन में। 2 घंटे 4 घंटे के बाद ज़िंदगी बची तो डॉक्टर साहब देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, कूड़ा करकट की तरह बेचारा हटा दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे जो हमने माना कि हाँ आप थोड़े ठीक हैं, आप अपना आर्थिक रूप से अच्छे हैं, तो आपने इमरजेंसी पर्चा ले लिया, उसमें भी आपको तुरंत नहीं देखा जाता है। तो उसमें भी आपको 15-20 मिनट का वेट दे दिया जाएगा। 15-20 मिनट आप वेट करेंगे, फिर आपको बुलाया जाएगा, आपको देखा जाएगा। अब उसमें भी देखने के बाद सही चीज़ें आपको बता दी जाएँ ये ज़रूरी नहीं है। आपको वहाँ पे जैसा मैंने अभी बताया 5 टेस्ट, 1 सर्जरी, स्कैन, ये सब लिख दिया जाएगा। 10 तरीके की दवाई आपके ऊपर ठोप दी जाएंगी और आपको भेज दिया जाएगा कि जाइए पहले ये टेस्ट करा के लाइए। अरे भैया, जो बंदा वहाँ पे गया है, जो आपसे अपनी तकलीफ बता रहा है, उसको बताओ तो कि क्या मतलब कोई टेंशन की बात है कि नहीं है। लेकिन डॉक्टर ये नहीं बताएगा क्योंकि उसका फिर वहाँ पे धंधा चौपट नहीं हो जाएगा। अगर उसने कह दिया अरे नॉर्मल आपको गैस है, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है चीज़ें, आप ये दवाई खा लीजिए, जाइए आराम करिए, ठीक है, धंधा चौपट कैसे वो कमाएगा ज़्यादा? अब वो जब तक टेस्ट नहीं कराएगा तो डायग्नोसिस्ट जो हैं वहाँ पे उनकी कमीशन बंधी होती है। उनकी कमीशन कैसे मिलेगी? जो डॉक्टर वहाँ पे कमीशन ले रहा है पैथोलॉजी से, डायग्नोसिस्ट से, तो वो कमीशन डॉक्टर को कैसे मिलेगी? तो वो उसका पहले टेस्ट करवाएगा। मैं ये कहीं पे भी नहीं कह रहा हूँ कि टेस्ट करवाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका एक टेस्ट में काम चल रहा है बट डॉक्टर आपके 10 टेस्ट करवाएगा। और जो लोग भी मेरी बात से रिलेट कर रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ हर आम आदमी के साथ हो रही है। जब भी आम आदमी डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में अपनी समस्या लेके जाता है, अपनी तकलीफ लेके जाता है, तो उसको सबसे पहले अटेंड करने के लिए भी 10 जगह दौड़ना पड़ता है कि हाँ वहाँ पे वो इधर पर्चा कटवा रहा है, इधर फीस जमा कर रहा है, इस डॉक्टर से मिल रहा है, और 10 जगह दौड़ने के बाद कहीं वो डॉक्टर के पास पहुँचता है। वहाँ पे भी डॉक्टर उसको सही से ट्रीट करने की बजाय, सही से ट्रीटमेंट करने की बजाय उसको वहाँ पे वो टेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो ये इशू हो चुका है हमारे मेडिकल सिस्टम का। अब एक डेटा के मुताबिक इंडिया में हर साल लाखों लोग सेविंग्स का पैसा हॉस्पिटल्स के बिल भरने में लगा देते हैं।
उसके बाद भी नतीजा क्या निकलता है, या तो उनका पेशेंट बचता है या फिर नहीं बचता है, क्योंकि उनको सही चीज़ या फिर सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ अपने साथ का। मेरे एक मित्र हैं, मैं उनको लेके हॉस्पिटल गया, उनको कुछ हार्ट प्रॉब्लम थी, उनके कुछ हार्ट में दर्द उठा, तो मैं उनको लेके हॉस्पिटल गया। हार्ट के जो डॉक्टर थे उनसे मिलने के लिए मैंने कहा कि इमरजेंसी है, तो उन्होंने, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे इमरजेंसी पर्चा बनता है, वो बनवा लीजिए, आपको तुरंत मिलवा दिया जाएगा। हमने कहा चलिए ठीक है भाई, क्योंकि इम्पॉर्टेंट था, तो मैंने भी वहाँ पे इमरजेंसी पर्चा बनवाया। 20-25 मिनट का मुझे भी वेट करना पड़ा। उसके बाद गए, डॉक्टर साहब ने देखा, डॉक्टर साहब ने चेक किया, उन्होंने 10 टेस्ट लिख दिए, ये टेस्ट करवाना है, वो टेस्ट करवाना है। सब टेस्ट करवाने के बाद जब हम लोग रिपोर्ट लेके गए, दवाइयाँ लिख दी कि ये आप टेस्ट करवाने से पहले ले लीजिए, दवाइयाँ लिख दी। और उसके बाद जब हम टेस्ट करवा के गए, सारी चीज़ें नॉर्मल निकली। भाई इतने तो पढ़े लिखे हम लोग भी हैं कि रिपोर्ट में हम लोग इतना समझ सकें कि उसमें नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल है। तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल निकली। डॉक्टर ने तब भी कुछ नहीं बताया। मैंने पूछा भी डॉक्टर से रिपोर्ट आने से पहले भी कि डॉक्टर साहब कोई टेंशन की बात तो नहीं है। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे डॉक्टर कह रहे थे कि आपको एडमिट करना पड़ेगा। अब एडमिट करने की क्या आवश्यकता है? जब मैंने पूछा कोई टेंशन की बात तो नहीं है, तो उन्होंने कोई मुझे क्लियर आंसर नहीं दिया, एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, हम लोग यहीं पे थोड़ी दूर पे ही रहते हैं, हम लोग आ जाएंगे आप जब बुलाएंगे। उनको एडमिट नहीं करा हमने। फिर उसके बाद शाम को रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट चेक करते हैं, मेरे हिसाब से नॉर्मल होती है। डॉक्टर को दिखाते हैं जाके, डॉक्टर उस पर कोई भी क्लियर वहाँ पे आंसर उनका नहीं होता है कि हाँ ठीक है नॉर्मल है, आप ये वाली दवाइयाँ जरूर ले लीजिएगा जो मैंने लिख के दी थी। अरे भैया, जब उसको हार्ट की प्रॉब्लम ही नहीं है तो वो हार्ट की दवाइयाँ क्यों लेगा? आपने मात्र 1 घंटे के अंदर में 5,000 रुपये का बिल सिर्फ टेस्ट का बना दिया और 2,000 रुपये की दवाइयाँ अलग। ठीक है, अगर वहीं पे अगर हम वो थोड़ी सी सजगता नहीं रखते और वो दवाइयाँ दे देते, तो वहाँ पे हमारा जो पेशेंट है उसको हेल्थ इशू हो सकते थे। क्योंकि जब उसको कोई डिजीज़ है ही नहीं जिसकी आप दवा दे रहे हैं, उसकी हम दवा दे देंगे तो फिर कहाँ पे असर करेगी जाके? फिर वो या तो किडनी पे असर करती है, लंग्स पे असर करती है, लीवर पे असर करती है, उसके बाद वो डैमेज हो जाते हैं। नुकसान किसका होता है? मरीज का। डॉक्टर का क्या है? पैसा बन गया, कमीशन बन गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर सिस्टम का कोई भी देख रेख नहीं है कि सिस्टम किस तरीके से इसके ऊपर काम कर रहा है, कुछ यहाँ पे नहीं है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ें चला रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको पता होगा कि जेनरिक और जो ये ब्रांडेड दवाइयाँ, इसके बीच का अंतर अगर हम समझें तो जेनरिक और ब्रांडेड, डॉक्टर आपको हमेशा ब्रांडेड दवाइयाँ ही क्यों लिखता है? अगर हम देखें तो इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जेनरिक दवाइयों का। आप बाहर शहर में जाएंगे, अमेरिका सबसे ज़्यादा, वहाँ पे अगर हम बात करें तो 90% जेनरिक दवाइयों का यूज़ होता है, 10% लोग ब्रांडेड दवाइयों को यूज़ करते हैं। लेकिन अपने इंडिया में जहाँ पे जेनरिक दवाइयाँ बन रही हैं, वहाँ पे ही इंडिया में जेनरिक दवाइयों का यूज़ मात्र 10 से 5% का होता है और 90% ब्रांडेड दवाइयों का यूज़ होता है। कारण क्या है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को आप अपनी समस्या बताएंगे, तो डॉक्टर आपको ब्रांडेड दवाई देगा, वो भी वो ब्रांड की देगा जो उसको कमीशन ज़्यादा दे रहा है, जो उसको अच्छी स्कीम दे रहा है कि आपको हम आउट ऑफ स्टेशन भेजेंगे, आपको हम विदेश भेजेंगे, इस तरीके की स्कीम आपको समझाता है। जो उसका MR आता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो आता है, वो डॉक्टर को अच्छी अच्छी स्कीम समझाता है, अच्छे कमीशन देता है, पैसा देता है, उसके हिसाब से वो उनके ब्रांडेड के दवाइयाँ यहाँ पे आपको लिख के देंगे। लेकिन वहीं पे अगर वो जेनरिक लिख के देते हैं तो जो दवाई आपको 200 रुपये की मिल रही है, वही दवाई आपको 10 रुपये की भी मिल सकती है, 15 रुपये, 20 रुपये की मिल सकती है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसमें कमीशन नहीं है, तो जेनरिक दवाइयाँ वो लिखते नहीं हैं। और जेनरिक दवाइयाँ भी उतनी ही कारगर होती हैं जितनी कि ब्रांडेड होती हैं। मैं सभी जेनरिक दवाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि जन औषधि केंद्र पे आपको जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी छूट पे आपको वहाँ पे दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो इस तरीके से ये धंधा चल रहा है। तो मेडिकल एक सेवा के तौर पे अगर हम देखें तो अब ये सेवा के तौर पे नहीं बचा है, ये एक मेडिकल सेवा नहीं बची है, ये चिकित्सा सेवा नहीं बची है, ये हो गया है धंधा, ये हो गया है बिजनेस, पूर्णतया बिजनेस, जिसमें जो मरीज है, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, क्या आप अपना पर्स खोलने से पहले सोचते हैं कि अगर ये 100 रुपये की दवा है तो इसको मैं 80 करवा लूँ या फिर 60 करवा लूँ? वहीं पे अगर आप सब्जी लेने जाएंगे तो आप कम की ढूंढेंगे, लेकिन आप दवा लेने जाएंगे तो आप महंगी ढूंढेंगे कि जितनी महंगी होगी उतनी अच्छी होगी। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं ये डॉक्टर, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब इनसे कैसे हम बच सकते हैं? देखिए, यहाँ पे आपको बचने के लिए सिंपल सी चीज़ें करनी है। आपको यहाँ पे जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उस डॉक्टर से मिलिए, समझिए, सजग रहिए कि पेशेंट, चलिए उस समय बीमार है, वो पैनिक है, लेकिन जो लेके जा रहा है उसको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने दिमाग पे अगर कूल नहीं रहेगा, दिमाग पे कंट्रोल नहीं करेगा, तो आप धोखा भी खा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपके पैसे का नुकसान नहीं कह रहा हूँ, आप अपने मरीज, जो आपका पर्सन है, उसका भी नुकसान आप कर सकते हैं।
इसीलिए चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए। आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं उससे रिपोर्ट दिखाइए, रिपोर्ट चेक करवाइए। उसके बाद जब आप वहाँ से निकलिए तो आप एक सेकेंड ओपिनियन किसी और डॉक्टर से भी लीजिए। आप उस डॉक्टर के पास जाइए, उस डॉक्टर को भी रिपोर्ट दिखाइए, वो क्या बता रहा है। आप दोनों के आप कंपैरिजन करिए कि आपको कौन डॉक्टर सही बता रहा है। क्योंकि भाई जो डॉक्टर है, एक डॉक्टर हो सकता है कि आपको कुछ बताए, दूसरा डॉक्टर कुछ बताए, तो आपको दोनों के कंपैरिजन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सही बता रहा है। जो आपको सही लगता है और जिस हिसाब से आपको जो सिम्टम्स लग रहे हैं मरीज में, उस हिसाब से काम करिए। कोशिश करिए कि आप जेनरिक मेडिसिन की तरफ जाइए। आप जेनरिक मेडिसिन लेंगे तो उसमें आपका इलाज भी अच्छा होगा और आप ज़्यादा खर्च भी नहीं करेंगे। आप ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, ज़्यादा एक्सपेंस में नहीं जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे देखा गया है कि जो आम आदमी, जो मिडिल क्लास है, वो 70% तक का 70% जो मिडिल क्लास है वो यहाँ पे अपने इलाज का खर्चा अपनी जेब से देता है, जिसकी वजह से वो गरीबी में बढ़ता चला जाता है, वो गरीबी में पड़ता चला जाता है। इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, जो ये डॉक्टर हैं या फिर जो ये हॉस्पिटल्स हैं, ये अमीर हो रहे हैं और आप गरीब हो रहे हैं। तो आपको बस थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान देना है कि आप जब रिपोर्ट लेते हैं तो रिपोर्ट को खुद से जानना सीखिए, खुद से पढ़ना सीखिए। नहीं समझ पाते हैं तो आप अपने किसी जानने वाले को दिखवा लीजिए। डॉक्टर, 1 से 2 डॉक्टर की राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही डॉक्टर जो आपको दवाई लिख के दे रहा है उसको सही से समझिए कि वो किस तरीके की दवाइयाँ आपको दे रहा है। क्या वो आपकी डिजीज से रिलेटेड हैं या फिर कुछ भी आपको भर के दे रहा है। डॉक्टर के पर्चे पे आप कभी भी उसकी हैंडराइटिंग क्यों नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो कमीशन पे दवाइयाँ लिखी होती हैं। अगर आप समझ जाएंगे तो आप उसी चार्ट के हिसाब से जेनरिक दवाइयाँ नहीं ले लेंगे। तो कोशिश करिए आप जेनरिक दवाइयों की तरफ जाइए, सजग रहिए, चीज़ों को समझिए और अपने हेल्थ के मुताबिक ही डॉक्टर से दवाइयाँ लीजिए। कोई भी फालतू के टेस्ट या फिर फालतू के दवाइयाँ मत लीजिए और 1 से 2 डॉक्टर की राय जरूर लीजिए। साथ ही अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो हेल्थ इंश्योरेंस तुरंत करवा लीजिए, क्योंकि ये मेडिकल का जो खर्चा है ये बहुत हाई आता है और कभी भी किसी के ऊपर भी कोई भी क्राइसिस आ सकता है। तो इसीलिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी, ज़रूरी थी, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, जिसमें हम ये समझ सकें कि आप क्या सोचते हैं मेडिकल इशू के बारे में, मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।